क्वेश्चन है, एक विक्रेता 5 रुपए में 6 केले खरीदता है और 6 रुपए में 5 केले बेचता है। तो उसका परिणाम क्या होगा, यानी कि लाभ होगा या हानि होगी। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं क्रय और यहाँ पर लिखेंगे हम विक्रय। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय यानी कि बेचना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु। वस्तु में यहाँ पर प्रश्न में केले दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न में दिया हुआ है कि जो क्रय की गई वस्तु है वो कितनी है, 6 केले है और क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए है। यानी कि 5 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई है, कितने केले खरीदे गए हैं, 6 केले खरीदे गए हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आएगा कितना, 5 रुपए, और क्रय की गई वस्तु कितनी आएगी, 6 आएगी। इस तरह से यहाँ पर हमें लिखना है। अब ध्यान दीजिए कि विक्रय के लिए क्या आएगा, यानी कि बेचते वक्त क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 रुपए में 5 केले बेचे गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो तो आएगा 6 रुपए, लेकिन विक्रय वस्तु कितनी आएगी, यहाँ पर 5 वस्तु आएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना होगा। अब प्रश्न में पूछा गया है कि परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी गई है और 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दी गई है। यानी कि यहाँ पर खरीदी तो कितनी वस्तु है, 6, लेकिन बेची कितनी गई है, 5। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न को हल नहीं करना। प्रश्न को हल करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये वस्तुओं को बराबर करना होगा। यानी कि खरीदी गई वस्तु, जितनी वस्तु खरीदी गई है ना उतनी ही वस्तु बेचनी है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर 6 वस्तु तो खरीदी गई है और 5 वस्तु बेची गई है। तो यहाँ पर वस्तुओं की जो संख्या है उसको बराबर करना होगा। और बराबर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर 6 है और 5 है। अगर 6 और 5 को यहाँ पर हम बराबर करें तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर 6 और 5 का लैसे लिया जाए तो 30 आएगा। तो यहाँ पर हम 6 को भी 30 बना लेते हैं, तो यहाँ पर 5 का गुणा करना होगा और 5 को 30 बनाने के लिए यहाँ पर 6 का गुणा करना होगा। इस तरह से यहाँ पर वस्तु की संख्या जो होगी वो बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 30-30 लिख दिया। लेकिन ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर अगर 5 से गुणा किया गया है तो यहाँ पर मूल्य में भी 5 से गुणा करना होगा। यहाँ पर 6 से गुणा किया है तो यहाँ पर मूल्य में 6 से गुणा करना होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा मूल्य, और 6 गुणा 6 करने पर 36 आ जाएगा। अब आप इस तरह से समझिए कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपये है, और 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 36 रुपये है। यानी कि क्रय मूल्य तो यहाँ पर कितना है, 25 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है, 36 रुपये है। तो अब आप यहाँ पर ये तो देख ही सकते हो कि 25 रुपये की वस्तु को 36 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ यहाँ पर हो रहा है। और कितने का लाभ हो रहा है, 11 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है। आपको ये तो पता है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से ही होगा। लेकिन आंसर कौन सा सही होगा उसके लिए हमें यहाँ पर हल करना होगा। 11 रुपये का लाभ हो रहा है, बट्टे में लिखेंगे हम क्रय मूल्य को, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 25। तो यहाँ पर हमने बट्टे में 25 लिख दिया। मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें परसेंटेज में निकालना है। 25 से यहाँ पर 100 कटेगा 4 बार, और 11 का गुणा 4 से होगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 44% लाभ। आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 44% लाभ, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि समान मूल्य पर दोनों वस्तु को बेचा गया है तथा उनके क्रय मूल्य में 2000 रुपये का अंतर हो, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को बेचा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य, या फिर हम यहाँ पर सीपी लिख देते हैं। सीपी यानी कि इस तरह से, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि प्रश्न में कहा गया है कि जो 2 वस्तुओं में से पहली वस्तु है ना उसको 60% लाभ पर बेचा गया है। तो ऐसा मान लीजिए
कि 100 रुपए में खरीदी गई वस्तु को 160 रुपए में बेच दिया गया है, तभी तो यहाँ पर पहली वस्तु को बेचने पर 60% का लाभ होगा। जब पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम यहाँ पर 100 मान ले और 60% का लाभ तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पर उस वस्तु को बेचना होगा 160 रुपए में। तो यहाँ पर हम अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम 20 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट दे तो कितना आएगा अनुपात? 5:8 आएगा। तो पहली वस्तु के लिए जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 5:8 आएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी वस्तु के लिए लिखा हुआ है कि दूसरी वस्तु को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% का अगर भिन्न रूप निकाला जाए, या फिर आप डायरेक्ट ही कर सकते हो कि 100 रुपये में अगर खरीदी गई वस्तु है और 20% की हानि हो रही है, तो उस दूसरी वस्तु को कितने में बेचा गया होगा? 80 रुपये में बेचा गया होगा। तभी तो यहाँ पर दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होगी। तो यहाँ पर हम अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो 20 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी और यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा 5:4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दूसरी वस्तु के लिए जो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 5:4 आएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न में कहा गया है, हमने यहाँ तक तो प्रश्न को हल कर लिया कि पहली वस्तु को 60% लाभ पर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात तो निकाल लिया है। लेकिन अब आगे प्रश्न में ध्यान दीजिए, प्रश्न में कहा गया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि समान मूल्य पर दोनों वस्तु बेची गई है। लेकिन आप ये देखिए कि जो हमने अनुपात निकाला है, तो पहली वस्तु का जो यहाँ पर विक्रय मूल्य है वो तो 8 यूनिट है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 4 यूनिट है। लेकिन अगर विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर जो ये 8 है 4 है ये तो अलग अलग है। तो हमें क्या करना होगा? विक्रय मूल्य को समान करना होगा, क्योंकि प्रश्न में कंडीशन दी हुई है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। तो यहाँ पर पहली वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 8 है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य को भी 8 लिख सकते हैं। लेकिन 8 को ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें 4 में 2 का गुणा करना होगा, तभी यहाँ पर 8 आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? ये 8 यूनिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए अनुपात है और आपने यहाँ पर 2 का गुणा किया है 4 में, तो आपको यहाँ पर 5 में भी 2 का गुणा करना होगा। और यहाँ पर ये अनुपात कितना हो जाएगा? 5 गुणा 2 कितना होगा? 10 होगा और 4 गुणा 2 कितना होगा? 8 होगा। और यहाँ पर ये दूसरी वस्तु के लिए जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो अब कितना आ जाएगा? 10:8 आएगा। ऐसा इसलिए किया गया है यहाँ पर 5:4 से ये 10:8 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब आप आगे ध्यान दीजिए कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि उनके क्रय मूल्य में 2000 रुपए का अंतर है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखा है, अनुपात में लिखा है, लेकिन यहाँ पर अंतर तो दिखाई दे ही रहा है। पहली वस्तु का यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो 5 यूनिट है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर 10 यूनिट है। तो यहाँ पर अनुपात में अंतर है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में। और कितने यूनिट का अंतर है? यहाँ पर 5 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न में भी अंतर दिया हुआ है कि उनके क्रय मूल्य में कितना अंतर है? 2000 रुपए का अंतर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ये 5 यूनिट यहाँ पर अनुपात में अंतर आया है, ये किसके बराबर होना चाहिए? 2000 रुपए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब 5 यूनिट बराबर 2000 रुपए आ ही गया है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 2000 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपए आ जाएगी। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है? ध्यान दीजिए, प्रश्न में पूछा यह गया है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको पता है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य तो समान है और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 8 यूनिट है। लेकिन हमें आंसर तो रुपए में देना है, तो हमें यहाँ पर 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रश्न में हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य कितना है? 8 यूनिट है। तो यहाँ पर 8 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जबकि 1 यूनिट बराबर कितना है? 400 रुपए है। जब 1 यूनिट की यहाँ पर वैल्यू 400 रुपए के बराबर दी हुई है, तो 400 में 8 का गुणा कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3200 रुपए आ जाएगी। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 3200 रुपए होगा। और यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तीन वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि समान मूल्य पर तीनों वस्तुओं को बेचा जाता है। अब प्रश्न में आगे कहा गया है कि जब पहली वस्तु को बेचा गया है तो उसमें 25% की हानि हुई है, दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हुई है और तीसरी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। तो इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 150 रुपए की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि प्रश्न में तीन वस्तुओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इन वस्तुओं का क्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहली वस्तु के लिए कहा गया है कि पहली वस्तु को तो 25% हानि पर बेचा जाता है। तो मान लीजिए कि 100 रुपये अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य हो और उस पर उसको बेचा जा रहा है, तो बेचने पर 25% की हानि हो रही है। तो 25% की हानि तभी हो सकती है जब 100 रुपये की वस्तु को हम 75 रुपये में बेच दें। तो उस स्थिति में हानि होगी, और कितने की हानि होगी? 25% की हानि होगी। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकाल सकते हैं पहली वस्तु के लिए। तो यहाँ पर 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है और अनुपात यहाँ पर आ जाएगा 4:3। तो पहली वस्तु के लिए जो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 4:3 आएगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि दूसरी वस्तु के लिए कहा गया है कि दूसरी वस्तु को भी जब बेचा गया है ना, तो 10% की हानि हुई है। तो 10% की हानि कब होगी? जब 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया जाए? 90 रुपए में बेचा जाएगा ना। तो उस स्थिति में यहाँ पर 10% की हानि होगी। तो यहाँ पर भी हम अनुपात तो निकाल ही सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 10:9 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो ये अनुपात आएगा दूसरी वस्तु के लिए वो कितना आएगा? 10:9 आएगा। अब तीसरी वस्तु के लिए कहा गया है कि तीसरी वस्तु को बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपये में खरीदी गई वस्तु है और 20% का लाभ होना चाहिए जब उस वस्तु को बेचा जाए, तो 120 रुपये में उस वस्तु को बेचना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 20% का लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और ये दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े से कटेगी। तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 5:6 आ जाएगा। तो तीसरी वस्तु के लिए यहाँ पर जो अनुपात आएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में वो कितना आएगा? 5:6 आएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकाल लिया है तीनों वस्तुओं के लिए। लेकिन अब आप यहाँ पर ये कंडीशन देखिए कि प्रश्न में ऐसा कहा गया था कि एक व्यक्ति जो है ना वो तीनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हमने यहाँ पर अनुपात में देखा कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 3 यूनिट है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 9 यूनिट है और तीसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 यूनिट है। तो यहाँ पर तो ये समान है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार तो क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर ये विक्रय मूल्य को समान कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये 3 है, 9 है, 6 है, यहाँ पर इनको हम बराबर कैसे करें? 3, 9, 6 का अगर लैसे लिया जाएगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं को 18 ही बना देते हैं। अगर 3 को 18 बनाना है तो यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे, 9 को 18 बनाना है तो 2 का गुणा किया जाएगा और 6 को 18 बनाने के लिए 3 का गुणा किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 18 आ जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा और यहाँ पर 6 तिया कितना होगा? 18 होगा। तो तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान हो चुका है और कितना हो गया है? ये 18 यूनिट हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये अनुपात है और अनुपात में अगर यहाँ पर हमने 6 का गुणा किया है तो यहाँ पर 4 में हमें 6 का गुणा करना होगा। यहाँ पर 2 का गुणा किया है तो 10 में 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 6 में 3 का गुणा किया गया था 18 लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी हमें 5 में 3 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 गुणा 6 कितना होगा? 24 हो जाएगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 24 होगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 10 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और यहाँ पर तीसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य कितना होगा? 5 गुणा 3 कितना होगा? 15 होगा। इस तरह से यहाँ पर हमने तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल लिया है और यहाँ पर विक्रय मूल्य तो तीनों वस्तुओं का समान ही है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि प्रश्न में ऐसा कहा गया है
कि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 150 रुपए की हानि होती है। यानी कि तीनों वस्तुओं को अगर बेचा जाता है ना, जिस तरह से आपने देखा कि पहली वस्तु को बेचने पर 25% की हानि हुई है, दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हुई है, तीसरी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो हानि हुई है वो कितने रुपए की हुई है? 150 रुपए की हानि हुई है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर हम ऐसा देखें कि तीनों वस्तुओं को खरीदा कितने में गया था, कुल मिलाकर कितने रुपए में ये तीनों वस्तुएं आई थी, तो 24 प्लस 20 कितना होगा? 44, और 44 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 59 रुपए। यानी कि 59 रुपए में तीनों वस्तुओं को खरीदा गया है और यहाँ पर बेचा कितने में गया है? 18, 18, 18। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि 59 रुपए में तीनों वस्तु खरीदी गई है। आप ऐसा मान लीजिए अनुपात है, तो आप फिर भी ऐसा सोच तो सकते ही हो कि 59 यूनिट में अगर तीनों वस्तुएं खरीदी जाए और यहाँ पर 54 यूनिट में तीनों वस्तुओं को बेचा जाए, तो यहाँ पर हानि आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि कितने की हानि हुई है? 5 यूनिट की हानि हुई है। अनुपात से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हानि कितने की हुई है? 5 यूनिट की हुई है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू किसके बराबर है? 150 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 150 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट बराबर यहाँ पर होगा 30 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर प्रश्न में जो कहा गया था कि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर हानि 150 रुपए की हुई है, तो हमने यहाँ पर वो वैल्यू ज्ञात करी है कि 5 यूनिट बराबर कितना होगा? 150 रुपए होगा, और 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 30 रुपए हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि प्रश्न में ज्ञात क्या करना है? प्रश्न में ज्ञात करना है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 18 यूनिट है। तो यहाँ पर हम किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य तो समान ही आएगा। यानी कि हमें 18 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो। जबकि 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना है? 30 रुपए है। तो यहाँ पर 18 यूनिट कितना होगा? आपको पता है ना कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई है? 30 रुपए के बराबर आई है। और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 18 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 गुणा 30 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 540 रुपए। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1330 रुपए में दो वस्तुएं बेचता है। यानी कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1330 रुपए दिया हुआ है। प्रश्न में कहा गया है कि पहली वस्तु को, यहाँ पर दो वस्तुओं की बात हो रही है ना, तो पहली वस्तु को तो 10% हानि पर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। तो यहाँ पर प्रश्न में दो वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड। यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य यहाँ पर हम लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर पहली वस्तु के लिए कहा गया है कि पहली वस्तु को तो 10% हानि पर बेचा गया है। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, यानी कि पहली वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई है और 10% हानि पर पहली वस्तु को बेचा जा रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होना चाहिए कि 100 रुपये की वस्तु को 90 रुपये में बेच दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 10% की हानि हुई है। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर पहली वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 10:9 आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है उसके बीच में अनुपात निकालिए और अनुपात ये कितना होगा? 10:9 के बराबर होगा। दूसरी वस्तु के लिए कहा गया है कि दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो फिर दूसरी वस्तु को कितने में बेचा जाए जिससे कि 25% का लाभ हो? तो 25% का लाभ तभी हो सकता है जब 100 रुपये की वस्तु को 125 रुपये में बेच दिया जाए। तो यहाँ पर हम दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और ये अनुपात कितना होगा? 4:5 होगा। तो दूसरी वस्तु के लिए यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 4:5 होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात है वो हमने ज्ञात कर लिया है। लेकिन अब आगे प्रश्न कैसे हल होगा, आप ध्यान दीजिए
प्रश्न में एक कंडीशन दी हुई है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। पहली वस्तु का तो क्रय मूल्य, आप देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10 है, और दूसरी वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 5। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, लेकिन अनुपात से ये बराबर तो नहीं है। लेकिन हम बराबर कर तो सकते हैं ना, कि यहाँ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, तो यहाँ पर जो ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है ना, इसको भी हम 10 ही बना देते हैं। और 10 यहाँ पर बनाना बहुत आसान होगा। अगर हम यहाँ पर इस अनुपात में 2 का गुणा कर दे, तो यहाँ पर हमें 4 में भी 2 का गुणा तो करना ही होगा, क्योंकि हम 5 में 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर ये अनुपात किसके बराबर हो जाए, 10 के बराबर हो जाए, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसलिए 2 का गुणा किया गया है, जिससे कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आ जाए। और जैसा कि आप देख सकते हो कि अनुपात में तो ये बराबर आ ही गया है। और अब यहाँ पर जो ये 4:5 था ना, ये अनुपात अब किस में बदल गया है, 8:10 में बदल गया। आप देख सकते हो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 10 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन तो पूरी हो गई है। लेकिन अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि तो ज्ञात कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो वो बराबर तो हमने कर ही दिया है। फिर आगे प्रश्न में पूछा ये गया है कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई है। तो यहाँ पर तो हम पहले अनुपात से ही देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 यूनिट है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 8 यूनिट है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा 18 यूनिट। और यहाँ पर हम विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। 9 + 10 करेंगे तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 19 यूनिट आ जाएगा। आप यहाँ पर समझिए कि कुल मिलाकर क्रय मूल्य 18 यूनिट है दोनों वस्तुओं का, और यहाँ पर कुल मिलाकर विक्रय मूल्य कितना है, 19 यूनिट है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है कि कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों वस्तुओं का CP, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं SP। तो ये अनुपात कितना आया है, 18:19 आया है। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए, हमें तो ये ज्ञात करना है कि लाभ होगा या हानि होगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लाभ होगा, क्योंकि 18 यूनिट में दोनों वस्तुएं खरीदी गई है और 19 यूनिट में बेच दी गई है। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, और कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें आंसर तो रुपए में देना है, लेकिन हमें ये पता लग गया है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आंसर जो होगा वो ऑप्शन A और ऑप्शन B में से ही होगा। ऑप्शन C और D तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हानि तो हो ही नहीं रही है। लेकिन हमें 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि 1 यूनिट की वैल्यू कैसे ज्ञात की जा सकती है। प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो 1330 रुपए में दोनों वस्तुओं को बेचता है। यानी कि यहाँ पर जो ये 19 यूनिट दिया हुआ है विक्रय मूल्य, इसकी वैल्यू प्रश्न में दी हुई है, और ये किसके बराबर है, 1330 रुपए के बराबर है। तो 19 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 1330 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर 19 में गुणा किसका किया गया होगा, 70 का गुणा किया गया होगा, तभी तो यहाँ पर 1330 रुपए आया होगा ना। तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 70 रुपए के बराबर है। आप यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हो। आपने ये समझा कि यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो कितना है, 18:19 है। और प्रश्न में यहाँ पर 19 यूनिट की वैल्यू ही किसके बराबर दी हुई है, 1330 रुपए के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 19 यूनिट किसके बराबर है, 1330 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1330 में हम यहाँ पर 19 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 70 रुपये। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि प्रश्न में पूछा तो ये गया है कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई है। तो आप देख सकते हो कि अनुपात से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो हानि हुई है या फिर लाभ हुआ है। आप यहाँ पर पहले ये तो देखिए कि 18 यूनिट तो यहाँ पर क्रय मूल्य है और 19 यूनिट यहाँ पर विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का लाभ हुआ है। तो हमें आंसर जो देना है वो रुपए में देना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, कितने रुपए आई है, 70 रुपए के बराबर आई है। तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो कितना होगा, 70 रुपए का होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है। उसका परिणाम क्या होगा, यानी कि लाभ होगा, हानि होगी, क्या परिणाम होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं क्रय, और यहाँ पर हम लिखते हैं विक्रय, और यहाँ पर हम लिखेंगे मूल्य, और यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु।
तो आप यहाँ पर देखिए कि जब क्रय किया गया तो क्रय मूल्य कितना था और वस्तु कितनी ली गई है। मूल्य तो यहाँ पर था 10 रुपये, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, और वस्तु कितनी खरीदी गई है 11, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है कि क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, लेकिन कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ये 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 रुपये है। फिर आप देखिए विक्रय में देखा जाए तो 11 रुपये तो यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा, और कितनी वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपये है। तो वस्तु तो 10 है लेकिन 11 विक्रय मूल्य है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि लाभ होगा या हानि होगी, लेकिन आपको अब करना क्या है, आप ध्यान दीजिए कि 11 वस्तुएं खरीदी गई है और 10 वस्तुएं बेची गई है। तो इससे हम फिर कैसे लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हैं। अगर 11 वस्तुएं खरीदी गई थी और 11 वस्तुएं ही बेच दी जाती तो हमें पता भी लगता कि लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। तो ऐसे तो लाभ पता लगाओगे तो आपको फिर यहाँ पर ये पता लगाना चाहिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। जैसा कि 11 वस्तुओं का यहाँ पर क्रय मूल्य 10 दिया हुआ है, तो फिर जब आप एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो 10/11 आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से आप ये पता लगा सकते हो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लेकिन आप एक तरीके को सीख लीजिए, उस तरीके से तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर पाओगे। आपको वो तरीका पता भी है कि करना क्या होता है कि यहाँ पर जो वस्तु की संख्या दी हुई है ना, इसको आप बराबर कर दीजिए। यहाँ पर 11 वस्तु है, यहाँ पर 10 वस्तु है। अगर आप वस्तु को बराबर कर दोगे तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर पाओगे। तो यहाँ पर वस्तु को बराबर कैसे किया जा सकता है, 11 और 10 का अगर आप लैसे लोगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। तो यहाँ पर आपको 11 में 10 का गुणा करना चाहिए जिससे कि ये 110 वस्तु बन जाए, और 10 में आपको 11 का गुणा करना चाहिए जिससे कि यहाँ पर भी 110 हो जाए। लेकिन आपने यहाँ पर वस्तु में 10 का गुणा किया है तो यहाँ पर आपको मूल्य में भी 10 का गुणा करना होगा। यहाँ पर 11 का गुणा किया है तो यहाँ पर मूल्य में 11 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर 10 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 11 गुणा 11 कितना होगा, 121 होगा। तो अब आप इस तरह से समझिए कि 110 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है, और 110 वस्तुओं का ही जो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना है, 121 रुपये है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अब देख सकते हो कि लाभ होगा या हानि होगी, क्योंकि वस्तुएं तो अब बराबर हो गई है। अब हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है, 121 रुपये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाभ हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है, 21 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है। 21 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है। प्रतिशत में आंसर देना है तो बट्टे में हम क्रय मूल्य लिखेंगे, और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 100 रुपये है। तो बट्टे में हमने क्रय मूल्य लिख दिया है। प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करना ही होगा। आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 से 100 कट ही जाएगा, और यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 21% आएगा, और यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।